बादलों के ऊपर उड़ता हुआ वो विशाल हवाई जहाज अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन सीट नंबर 42F पर बैठी 65 वर्षीय सावित्री देवी का मन अभी भी भारत के उस छोटे से गांव रामपुर की गलियों में भटक रहा था। ये उनकी जिंदगी की पहली हवाई यात्रा थी। खिड़की से बाहर देखते हुए उनकी बूढ़ी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक चमक थी। बरसों बाद अपने जिगर के टुकड़े, अपने बेटे राहुल से मिलने की चमक। सावित्री जी ने अपनी गोद में रखे पुराने हैंडबैग को कसकर पकड़ रखा था। उस बैग में कपड़े कम और यादें ज्यादा थी। डिब्बों में बंद घर का बना गाजर का हलवा, बेसन के लड्डू और आम का अचार। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये एक माँ का आशीर्वाद था जो 7 समंदर पार जा रहा था। मन ही मन वो सोच रही थी, मेरा राहुल कितना बड़ा आदमी बन गया है। जब फोन करता था तो कहता था, माँ, यहाँ मेरा बहुत बड़ा बंगला है, नौकर चाकर है, पर बेचारे को घर का खाना नसीब नहीं होता होगा। अब मैं जा रही हूँ ना, अपने हाथों से खिलाऊंगी। सावित्री देवी ने अपनी पूरी जवानी, अपने सारे सपने राहुल के भविष्य पर वार दिए थे। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने खेतों में पसीना बहाया, दूसरों के घर सिलाई की, अपना पेट काटकर बेटे की फीस भरी। जब राहुल ने कहा था, माँ, मुझे इंजीनियरिंग के लिए शहर जाना है, तो सावित्री ने अपने सुहाग की आखिरी निशानी, सोने के कंगन, बेच दिए थे। गांव वालों ने कहा था, बुढ़ापे का सहारा बेच रही हो सावित्री, कल को बेटा छोड़ गया तो? तब सावित्री ने गर्व से कहा था, मेरा बेटा लाखों में एक है, वो अपनी माँ को कभी नहीं भूलेगा। आज उसी विश्वास की परीक्षा थी। हवाई अड्डे पर उतरते ही सावित्री देवी चकाचौंध रह गईं। चारों तरफ विदेशी चेहरे, अजीब भाषा और ठंडक। व्हीलचेयर पर बैठकर जब वो बाहर आईं, तो उनकी निगाहें भीड़ में राहुल को तलाशने लगी। तभी दूर एक खंभे के पास राहुल खड़ा दिखा, कोट पैंट पहने, हाथ में महंगी घड़ी और कान में ब्लूटूथ लगाए। वो किसी साहब से कम नहीं लग रहा था। सावित्री देवी का मन हुआ कि दौड़कर उसे गले लगा लें, लेकिन उनके घुटनों ने साथ नहीं दिया। राहुल पास आया, उसने माँ के पैर नहीं छुए, बस एक औपचारिक सी मुस्कान दी और हल्का सा गले मिला। हाय माँ, कैसी हो? जर्नी ठीक रही? सावित्री का गला भर आया। वो अपने बेटे को जी भर के देखना चाहती थी। उन्होंने कांपते हाथों से उसके गाल को छूना चाहा, लेकिन राहुल ने सिर पीछे कर लिया। चलो माँ, गाड़ी पार्किंग में है, हमें देर हो रही है। रास्ते भर सावित्री खिड़की से बाहर देखती रही और राहुल फोन पर किसी क्लाइंट से बात करता रहा। माँ बेटे के बीच जो बरसों की बातें जमा थी, वो उस महंगी कार के सन्नाटे में कहीं खो गई। घर आ गया, एक आलीशान विला। ऐसा घर सावित्री ने सिर्फ सपनों में देखा था। आओ माँ, ये है मेरा घर। राहुल ने दरवाजा खोला। अंदर सोफे पर एक महिला बैठी थी। छोटे बाल, हाथ में वाइन का गिलास और चेहरे पर एक सख्त भाव। ये नताशा थी, राहुल की पत्नी और सावित्री की बहू। सावित्री जी ने सोचा कि बहू दौड़कर आएगी, पैर छुएगी। वो अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करके आगे बढ़ी। सदा सुहागन रहो बेटी। सावित्री ने हाथ उठाया। नताशा अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसने सावित्री को ऊपर से नीचे तक देखा। फटी हुई चप्पल, सूती साड़ी और तेल लगे बाल। उसके चेहरे पर घृणा का भाव आ गया। उसने राहुल की तरफ देखा और अंग्रेजी में कुछ कहा, जिसका मतलब सावित्री समझ नहीं पाई, लेकिन लहजा चुभने वाला था। फिर नताशा सावित्री की तरफ मुड़ी और टूटी फूटी हिंदी में बोली, ओह, तो आप आ गई। देखिए मम्मी जी, ये अमेरिका है, यहाँ के तौर तरीके अलग हैं। प्लीज अपने जूतों को बाहर उतार कर आना, मेरे कारपेट बहुत महंगे हैं। सावित्री जी ठिठक गईं। स्वागत की जगह हिदायत? राहुल ने माँ का बैग उठाया और कहा, माँ, तुम्हारा कमरा नीचे है, गेस्ट रूम ऊपर है, लेकिन नताशा को प्राइवेसी चाहिए, इसलिए तुम नीचे वाले कमरे में रह लेना।
वो कमरा छोटा था, शायद पहले स्टोर रूम रहा होगा। खिड़की नहीं थी, बस एक बेड और एक अलमारी। लेकिन सावित्री ने शिकायत नहीं की। उन्होंने सोचा, कोई बात नहीं, बेटा पास तो है। शुरुआत के 2 दिन तो जैसे तैसे बीते, लेकिन तीसरे दिन से असली रंग दिखने लगा। नताशा प्रेग्नेंट नहीं थी, जैसा कि राहुल ने फोन पर झूठ बोला था। नताशा बस बिजी थी और उसे घर के काम के लिए एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत थी। और एक माँ से सस्ता और भरोसेमंद नौकर कौन हो सकता है? सुबह 5 बजे सावित्री देवी की आदत थी जल्दी उठने की। वो रसोई में गई। सोचा बच्चों के लिए चाय बना दूं। जैसे ही उन्होंने अदरक कूटना शुरू किया, नताशा दौड़ती हुई आई। What is this noise? बहू चाय बना रही थी। मम्मी जी, ये इंडिया नहीं है, इतनी सुबह सुबह खटपट मत कीजिए, हमारी नींद खराब होती है। और सुनिए, ये किचन मॉड्यूलर है, आपके गांव का चूल्हा नहीं, इसे गंदा मत करना। उस दिन के बाद सावित्री के लिए नियम बन गए। नियम नंबर 1, सुबह 6 बजे से पहले कोई आवाज नहीं। नियम नंबर 2, सोफे पर बैठने से पहले नीचे चादर बिछानी होगी। नियम नंबर 3, नताशा के दोस्तों के सामने बाहर नहीं आना। धीरे धीरे सावित्री माँ से काम वाली बन गई। राहुल ऑफिस चला जाता और नताशा घर पर होती। मम्मी जी, मशीन में कपड़े डाल दीजिए। मम्मी जी, डस्टिंग कर दीजिए। मम्मी जी, मेरे लिए सूप बना दीजिए, लेकिन खबरदार जो उसमें अपना वो घी या मसाला डाला तो। एक दिन सावित्री जी ने राहुल के लिए बड़े प्यार से करी चावल बनाए। खुशबू पूरे घर में फैल गई। शाम को जब राहुल आया तो नताशा ने नाक पर रुमाल रख लिया। राहुल, आई कांट ब्रीद, मैं सांस नहीं ले सकती, पूरे घर में मसालों की बदबू आ रही है। माँ से कहो कि ये देसी खाना यहाँ न पकाएं, ये बदबू मेरे बालों में घुस जाती है। राहुल, जो कभी माँ के हाथ की कढ़ी के लिए तरसता था, आज चुपचाप खड़ा था। उसने माँ की तरफ देखा, जो उम्मीद से थाली परोसे खड़ी थी। माँ, राहुल ने नजरें चुराते हुए कहा, प्लीज ये सब मत बनाया करो, हम लोग सैलेड और ग्रिल्ड खाना खाते हैं, ये सब डस्टबिन में डाल दो। सावित्री के हाथ से चम्मच गिर गया। जिस बेटे को पालने के लिए उन्होंने कई रातें भूखी बिताईं, आज वो उनके प्यार को कचरा कह रहा था। उस रात सावित्री ने कुछ नहीं खाया। वो अपने अंधेरे कमरे में बैठी रहीं, आंखों से आंसू बहते रहे। उन्होंने भगवान की मूरत के सामने हाथ जोड़े। हे प्रभु, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने उसे विदेश भेजा था? इससे तो मेरा गांव अच्छा था, जहाँ गरीबी थी पर अपनापन तो था। महीने बीतते गए। सावित्री का शरीर अमेरिका की ठंड और घर की बेरुखी से कमजोर होने लगा था। उनके जोड़ों में दर्द रहता था, लेकिन काम में कोई कमी नहीं थी। एक दिन नताशा की किटी पार्टी थी। घर में उसकी सहेलियां आई हुई थी। सावित्री अपने कमरे में रामायण पढ़ रही थी। अचानक नताशा आई। मम्मी जी, बाहर आइए, वेटर नहीं आया है, आप ट्रे लेकर जूस सर्व कर दीजिए। सावित्री जी की आत्मा कांप गई। बेटी, मैं मेहमानों के सामने? तो क्या हुआ, घर का काम ही तो है, वैसे भी आप करती क्या है यहाँ? फ्री की रोटियां ही तो तोड़ रही है, चलिए उठिए। सावित्री जी ने अपनी आंखों के आंसू पी लिए। उन्होंने कांपते हाथों से ट्रे उठाई और ड्राइंग रूम में गईं। सभी मॉडर्न महिलाएं उन्हें घूरने लगीं। एक महिला ने पूछा, नताशा, ये कौन है? नई मेड रखी है क्या इंडिया से? बड़ी उम्रदराज है, काम कर लेती है। सावित्री जी की सांसें थम गईं। वो उम्मीद कर रही थी कि नताशा कहेगी, नहीं, ये मेरी सास है, राहुल की माँ है। लेकिन नताशा ने हंसते हुए कहा, हाँ, इंडिया से मंगवाई है, दूर की रिश्तेदार है, गरीब थी तो मैंने सोचा यहाँ बुला लूं, घर का काम भी हो जाएगा और इसका पेट भी भर जाएगा। ये शब्द सावित्री के सीने में तीर की तरह चुभ गए।
वो माँ से रिश्तेदार और रिश्तेदार से भिखारी बना दी गईं। उनके हाथ कांपे और जूस का एक गिलास नताशा की महंगी सफेद ड्रेस पर गिर गया। सन्नाटा छा गया। अगले ही पल नताशा ने आव देखा न ताव सावित्री जी को जोर से धक्का दिया। सावित्री जी सोफे के कोने से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। उनके माथे से खून निकलने लगा। यू स्टूपिड ओल्ड वुमन, नताशा चीखी। मेरी $500 की ड्रेस खराब कर दी। निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। राहुल उसी वक्त ऑफिस से लौटा था। उसने माँ को जमीन पर गिरे और माथे से खून बहते देखा। सावित्री ने बेटे की तरफ देखा, एक उम्मीद कि आज तो बेटा बोलेगा, आज तो वो पत्नी को डांटेगा। लेकिन राहुल ने नताशा के कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेबी रिलैक्स, मैं दूसरी ड्रेस मंगवा दूंगा। माँ, तुम अंदर जाओ। क्यों आती हो बाहर जब तुम्हें ढंग नहीं है? उस दिन सावित्री जी मर गईं। वो सांस ले रही थी, पर अंदर की माँ मर गई। उन्होंने तय कर लिया, अब और नहीं। वो वापस अपने देश, अपने गांव चली जाएंगी। भले ही वहाँ रूखी रोटी खानी पड़े, पर ये जलालत नहीं सहेंगी। अगले दिन सावित्री जी ने अपना सामान बांधना शुरू किया। उन्होंने राहुल को बता दिया कि वो अगले हफ्ते की फ्लाइट से वापस जा रही हैं। राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने राहत की सांस ली। लेकिन कहते हैं ना, इंसान अपनी योजना बनाता है और भगवान अपना न्याय। उस शाम राहुल को बिजनेस ट्रिप के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। नताशा घर पर अकेली थी। सावित्री अपने कमरे में थी। रात के 2 बज रहे थे। बाहर भयानक बर्फीला तूफान स्नो स्टॉर्म आया हुआ था। सड़कें जाम थीं, बिजली कड़क रही थी। अचानक नताशा के पेट में तेज दर्द उठा। वो दर्द से कराहने लगी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन चक्कर खाकर सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। आहें, राहुल, हेल्प! लेकिन राहुल मीलों दूर था। फोन नेटवर्क जाम था। नताशा का सिर फट गया था, पैर मुड़ गया था और वो बेहोश होने की कगार पर थी। घर में और कोई नहीं था सिवाय उस बूनी नौकरानी के। आवाज सुनकर सावित्री दौड़कर बाहर आई। उन्होंने नताशा को खून से लथपथ देखा। एक पल के लिए सावित्री के मन में आया, यही है भगवान का न्याय। इसने मुझे धक्का दिया था, आज खुद गिरी पड़ी है, छोड़ दूं इसे? लेकिन अगले ही पल उनके संस्कार जाग उठे। एक माँ कभी दुश्मन को भी तड़पता नहीं देख सकती। ये तो फिर भी घर की बहू थी। सावित्री ने अपनी कमजोर बाहों से नताशा को उठाया। फोन काम नहीं कर रहे थे। एम्बुलेंस आने में घंटों लग सकते थे और नताशा की सांसें उखड़ रही थी। सावित्री जी ने बाहर देखा। तूफान विकराल था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो बाहर भागी, पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई नहीं आया। अंत में सावित्री ने नताशा को अपनी पीठ पर लादने की कोशिश की। वो वजन नहीं उठा सकती थी, फिर भी घिसकते हुए उसे गैरेज तक ले गईं। कार चलानी उन्हें नहीं आती थी। उन्होंने नताशा को पिछले गेट तक घसीटा और मेन रोड पर मदद के लिए चिल्लाने लगी। बर्फ गिर रही थी। सावित्री के पास कोई कोट नहीं था, सिर्फ सूती साड़ी थी। ठंडी हवा उनकी हड्डियों को चीर रही थी, लेकिन वो नताशा को अपनी शॉल ओढ़ाकर खुद ठंड में खड़ी रहीं। करीब आधे घंटे बाद एक पुलिस पेट्रोलिंग कार गुजरी। सावित्री ने हाथ हिलाकर उसे रोका। अस्पताल पहुंचते पहुंचते नताशा बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा, बहुत खून बह चुका है और इन्हें एक रेयर इन्फेक्शन भी हो गया है चोट की वजह से। हमें अभी ब्लड चाहिए और इनका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, जो बहुत मुश्किल से मिलता है। किस्मत का खेल देखिए, सावित्री का ब्लड ग्रुप भी O नेगेटिव था। 65 साल की उम्र, कुपोषण और ठंड से ठिठुरती सावित्री ने डॉक्टर से कहा, साहब, मेरा खून ले लो, मेरी जान ले लो, पर मेरी बहू को बचा लो। डॉक्टर ने मना किया, आपकी जान को खतरा हो सकता है।
सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, एक माँ वैसे भी बच्चों के लिए जीती है। अगर मेरे खून से इसे अकल और जिंदगी दोनों मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तूफान थम चुका था। राहुल वापस आ गया था। वो बधवा सा अस्पताल पहुंचा। उसे पता चला कि नताशा खतरे से बाहर है। वो दौड़कर नताशा के वार्ड में गया। नताशा होश में थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी, पैर प्लास्टर में था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि पछतावा था। राहुल ने उसे गले लगाया। थैंक गॉड तुम ठीक हो। मैं डर गया था। उन डॉक्टर्स ने तुम्हें बचा लिया। नताशा ने धीरे से राहुल का हाथ हटाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं राहुल, डॉक्टर्स ने नहीं, मुझे माँ ने बचाया। नताशा की आवाज कांप रही थी। जब मैं सीढ़ियों पर पड़ी थी, जब तुम नहीं थे, जब मेरा गुरूर टूट चुका था, तब वो आई थी। उन्होंने मुझे अपनी पीठ पर उठाया। खुद बर्फीले तूफान में बिना स्वेटर के खड़ी रहीं ताकि मुझे पुलिस की गाड़ी मिल सके। और अभी डॉक्टर ने बताया कि मेरे शरीर में जो खून दौड़ रहा है वो भी उन्हीं का है। राहुल सन्न रह गया। नताशा रोते हुए बोली, मैंने उन्हें मेड कहा, उन्हें धक्का दिया, भूखा रखा और उन्होंने मुझे जिंदगी दी। राहुल, हम इंसान नहीं हैं, हम राक्षस हैं। तभी एक नर्स कमरे में आई। उसके हाथ में एक लिफाफा और एक पुरानी डायरी थी। मिस्टर राहुल, ये उन बुजुर्ग महिला का सामान है जो बगल के आईसीयू में है। उनकी हालत बहुत नाजुक है। ठंड लगने से उन्हें निमोनिया हो गया है और खून देने की वजह से शरीर जवाब दे रहा है। ये डायरी उनके तकिए के नीचे मिली थी। राहुल ने कांपते हाथों से वो डायरी ली। पन्ने पलटे। टूटी फूटी लिखावट थी। दिनांक 12 अक्टूबर। आज राहुल ने कड़ी डस्टबिन में फिकवा दी। बहुत दुख हुआ, पर शायद उसे पसंद नहीं आई होगी। अगली बार और अच्छा बनाऊंगी। दिनांक 25 अक्टूबर। आज बहू ने मुझे सबके सामने मेड कहा। मुझे बुरा नहीं लगा, बस डर लगा कि अगर गांव वालों को पता चला तो राहुल की नाक कट जाएगी। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। आखिरी पन्ना। मैं कल जा रही हूँ। राहुल के लिए मैंने अपने कंगन बेचकर जो पैसे छिपा रखे थे वो अलमारी में रख दिए हैं। उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, शायद काम आ जाए। हे भगवान, मेरे बच्चों को खुश रखना। शायद मैं ही उनके लायक नहीं थी। डायरी पढ़ते पहुँचते राहुल के हाथों से जान निकल गई। वो घुटनों के बल वहीं फर्श पर गिर पड़ा। उसके गले से एक जानवर जैसी चीख निकली, माँ। वो दहाड़े मारकर रोने लगा। अपनी सारी सफलता, सारा पैसा, सारा अहंकार उस डायरी के आंसुओं में बह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने हीरे को पत्थर समझकर ठोकर मारी थी। राहुल और नताशा आईसीयू की तरफ भागे। सावित्री जी का शरीर पीला पड़ चुका था। मशीनों की बीप बीप आवाज गूंज रही थी। नताशा, जो अपने प्लास्टर वाले पैर से चल नहीं पा रही थी, घिसटते हुए बिस्तर के पास गई और सावित्री के पैरों पर अपना सिर रख दिया। माँ जी, उठिए माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मार लीजिए, गालियाँ दीजिए, पर ऐसे मत जाइए। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी नालायक बेटी। नताशा के आंसू सावित्री के ठंडे पैरों को भिगो रहे थे। राहुल ने माँ का हाथ अपने गालों पर रखा। माँ, देख मैं आया हूँ। तेरा राहुल। तू हमेशा कहती थी ना कि मैं श्रवण कुमार हूँ। मैं रावण निकला माँ, पर अब मुझे एक मौका दे दे। मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा। प्लीज माँ, आंखें खोल। शायद बेटे की पुकार या बहू के आंसुओं ने असर किया। सावित्री की उंगलियों में हलचल हुई। उन्होंने बहुत मुश्किल से आंखें खोलीं। सामने रोते हुए बेटे और बहू को देखकर उनके चेहरे पर एक कमजोर सी मुस्कान आ गई। उन्होंने ऑक्सीजन मास्क के पीछे से कुछ बोलने की कोशिश की। राहुल ने कान पास किया। सावित्री की आवाज बहुत धीमी थी। रो मत पगले। माँ कभी नाराज नहीं
होती। उन्होंने नताशा के सिर पर हाथ फेरा। तू ठीक है ना बेटी? मरते दम तक भी उन्हें अपनी नहीं, बहू की चिंता थी। ये था उस माँ का बदला। उसने प्यार से उनके अहंकार को मार डाला था। सावित्री जी की जान बच गई। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। उनकी तपस्या और त्याग ने मौत को भी हरा दिया। लेकिन उस दिन के बाद वो घर बदल गया। विलासिता की दीवारें गिर गईं और एक घर बन गया। अब उस घर की मालकिन नताशा नहीं, सावित्री देवी थी। सुबह की शुरुआत अब नताशा के चिल्लाने से नहीं, बल्कि सावित्री जी की आरती से होती थी। नताशा अब किटी पार्टी में नहीं जाती, बल्कि सास से खाना बनाना सीखती है। डाइनिंग टेबल पर अब सबसे पहली थाली माँ के लिए लगती है और राहुल खुद अपने हाथों से उन्हें खिलाता है। एक दिन नताशा की वही सहेली घर आई जिसने सावित्री का मजाक उड़ाया था। उसने सावित्री को सोफे पर बैठे देखा और पूछा, अरे ये मेड अभी तक यहीं है? इस बार नताशा ने उसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए कड़े शब्दों में कहा, खबरदार, ये मेड नहीं है, ये मेरी माँ है और इस घर में भगवान के बाद इन्हीं का दर्जा है। अगर तुम इनकी इज्जत नहीं कर सकती तो मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सावित्री जी ने ये सुना। उनकी आंखों में पानी आ गया। उन्होंने ऊपर देखा और हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु, तूने देर की, पर मेरी झोली खुशियों से भर दी।